हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग काफी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई थी एक्सियल पॉइंट पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम लोग इक्वाटोरियल पॉइंट देख लेंगे और उसके बाद आज हम लोग और भी अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे। एक फ्लो बन जाएगा, तो फ्लो में काफी चीजें डिस्कस हो जाती हैं। लेकिन आज हम जो स्टार्ट करेंगे वह कहाँ से करेंगे? इक्वाटोरियल पॉइंट से करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट। कृपया वीडियो को पूरा देखें, वरना ना देखें। कोरम पूरा ना करें, फॉर्मेलिटी पूरा ना करें। फॉर्मेलिटी वालों के लिए, कोरम पूरा करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आपको मेरी बात थोड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन एक कहावत है ना, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तकलीफ होता है, लेकिन भला आप ही का होता है। तो अगर मैं टीचर हूं तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका कंप्लीटली भला हो। तो कंप्लीटली भला होने का मतलब ये है कि आपको सर की बात माननी पड़ेगी। वीडियो या तो आप पूरा देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। जिसको जरूरत समझ में आएगा, जिसके अंदर मेच्योरिटी होगी, जिसके अंदर गंभीरता होगी, जिसके अंदर डीपनेस जानने की इच्छा होगी, जिसको कॉन्सेप्ट से जूझने की इच्छा होगी, जिसको न्यूमेरिकल से जूझने की इच्छा होगी, वो खुद अपने आप देखेगा। उसको कहने की जरूरत मुझे नहीं है। तो बात करते हैं थोड़ा सा इक्वाटोरियल पॉइंट का। तो टॉपिक मैं लिखता हूं दोस्तों। टॉपिक क्या है? टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट। अब आज हम बात करेंगे इक्वाटोरियल पॉइंट का। देखिए, एक्सियल की जब हम बात किए थे, तो एक्सियल की बात जब हमारी आपकी हुई थी, ठीक है, तो उसमें एक एक ना एक्सियल से एक फीलिंग आ रहा था, किसका? एक्सिस का फीलिंग आ रहा था। किसका फीलिंग आ रहा था? एक्सिस का। तो इसका मतलब जो डाइपोल का एक्सिस था, जैसे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं थोड़ा सा, कि जब हमारी आपकी बात जब एक्सियल की हो रही थी, एक्सियल पॉइंट की बात हो रही थी, तो एक्सियल पॉइंट से एक फीलिंग आ रहा था, किसका? एक्सियल से एक्सिस का। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जैसे डाइपोल क्या था, दो चार्जेस थे, मैग्नीट्यूड क्या था? सेम था। उनके साइन क्या थे? डिफरेंट थे। दोनों एक दूसरे से क्या है? स्मॉल डिस्टेंस पे है, 2l, दैट इज अ 2l। अब मैटर क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं एक्सियल का, तो एक्सिस की फीलिंग आने का मतलब ये हो गया कि जो कोई पूछेगा आपको डाइपोल का एक्सिस क्या होता है, तो याद रखिएगा डाइपोल का एक्सिस, ये जो आप देख रहे हैं, यही क्या है आपका? डाइपोल का एक्सिस होता है। ये लाइन आप जो देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? डाइपोल का एक्सिस बोलते हैं। तो वहां पर जब एक्सियल पॉइंट की बात हुई, तो एक्सियल पॉइंट का मतलब वह जो पॉइंट होगा वह कहां पर होगा? वह जो पॉइंट होगा वो कहां पर होगा? एक्सिस पे होगा, दैट इज ऑन एक्सिस पे होगा। ठीक है। अब यहां बात आ रही है इक्वाटोरियल का। तो इक्वाटोरियल से एक फीलिंग आता है। वो फीलिंग क्या है? देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर मैंने लिख दिया, मान लीजिए इक्वाटोरियल, तो इक्वाटोरियल से एक फीलिंग आ जाती है क्या? परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ये फीलिंग आ जाती है। अब इक्वाटोरियल से परपेंडिकुलर, नॉर्मल एक फीलिंग आ गई, तो एक काम करते हैं, पहले किसी भी, जैसे मान लीजिए अगर हमको इसका क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्चुअल में यहां पर डेरिवेशन होने जा रहा है। अभी पिछला भी हम लोग डेरिवेशन ही किए थे। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसका एक सुंदर सा फिगर बनाएंगे। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले क्या करिए? डाइपोल बनाइए, ये आपने, ठीक है। ये भी हम बताएंगे कैसे हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो डाइपोल का मतलब क्या हो गया? इसका नाम यहां पर दे दीजिए आप ए,
इस वाले पॉइंट का नाम दे दीजिए वर्टेक्स का बी, और यहां आप नाम दे दीजिए दैट इज सी। ओके, और आपको पता है कि डाइपोल का मतलब हो गया दैट इज ए माइनस क्यू, और ये हो गया आपका प्लस क्यू, ये भी ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 2L। ओके, तो जब ए वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, जिसका नाम दे दीजिए भैया आप मान लीजिए M। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, दैट इज L, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, दैट इज L, ये भी ठीक है। उसके बाद आपको जानकारी है कि डाइपोल के कारण जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो डाइपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं, या कुछ और भी ले सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब यहां पर हमको ये जो पॉइंट मिला है वह पॉइंट क्या है, C है। अब इस पॉइंट को जब हम डाइपोल के मिड पॉइंट से मिला रहे हैं, तो यह जो लाइन बन रही है, यह लाइन डाइपोल के एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो जाहिर सी बात है आप देख रहे होंगे 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो 90 डिग्री मतलब हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कहीं ना कहीं इक्वाटोरियल से एक फीलिंग आ गई परपेंडिकुलर और नॉर्मल का, तो फिगर आपके सामने बन के तैयार है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट। तो अब कुछ करते हैं कैसे करते हैं, पहली बात की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो चार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब डाइपोल में चार्ज कितने हैं, तो एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक माइनस क्यू चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा और एक प्लस क्यू चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, ये भी बात ठीक हो गई। अब इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। कैसे प्रोसीड करेंगे, हम लिखेंगे कि ड्यू टू प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, मान लेते हैं E1, मान लेते हैं E1 कितना हो जाएगा, आप पढ़े हुए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q चार्ज कितना है, Q है, तो Q अपान R स्क्वायर। R क्या होता है, चार्ज, और जहां निकालना है उनके बीच का डिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताइएगा, अगर यहां से लेके यहां तक R है और यहां से यहां तक लेकर के L है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज R स्क्वायर एंड द प्लस L स्क्वायर। तो यहां से लेकर के B से लेकर के C तक का डिस्टेंस आपको जो BC मिल गया, वो कितना मिल गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिल गया। और Q अपान क्या है, Q अपान दैट इज B और C, तो BC का स्क्वायर, Q अपान BC का स्क्वायर, क्योंकि आपको फार्मूला पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो यहां पर Q अपान BC का स्क्वायर, BC मतलब B पे क्या है, चार्ज है, और C पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस BC। इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करिए, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा काम करते हैं, तो साइड लिखते हैं, स्पेस मिल जाएगा अपने को। तो यहां से E1 बराबर क्या मिल जाएगा भैया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड द Q अपान BC का स्क्वायर का मतलब क्या है, BC देखिए अंडर रूट लगा है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो हमको मिलेगा R स्क्वायर एंड प्लस L स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आ गया ड्यू टू प्लस क्यू। अब थोड़ा बात करते हैं ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। तो लिखेंगे ड्यू टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, दैट इज मान लेते हैं E2, एंड E2 इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दैट इज Q अपान, अब ध्यान दीजिएगा R स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो A पर कौन सा चार्ज है, माइनस Q, इसी के कारण कहां निकालना है, C पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमने क्या मान लिया है, वह E2 मान लिया है, और उसके बाद AC ना, A और C के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AC, तो R स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। अब एक बात बताइएगा, सेम यही प्रोसेस लगाइए, ए वाला अगर R है और ये वाला L है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये वाला कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जितना BC है उतना ही क्या AC है, तो आप यहाँ साइड में लिख देंगे कि AC बराबर दैट इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कहां से आया, तो पाइथागोरस थ्योरम से, ये L है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद थोड़ा इसको और आगे प्रोसीड करते हैं, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
एंड दैट इज अ क्यू अपॉन, जब AC की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दैट इज R स्क्वायर एंड प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है। अब यहां पर आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग फिगर को बड़े बारीकी से समझेंगे। सी वाले पॉइंट को अपने मन में रखे रहिएगा, या मैं काम करता हूं सी वाला पॉइंट यहां बना देता हूं, ए सी है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं फिगर को समझाने वाला हूं। ये बताइए कि ये जो पॉइंट सी है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन हो रहे हैं? माइनस क्यू और प्लस क्यू, क्योंकि चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि डायपोल के पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, बारी बारी हम ले रहे हैं। तो प्लस क्यू के कारण जब हम सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं तो हमने क्या माना? जब प्लस क्यू की बात है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या माना? E1, और जब माइनस क्यू की बात है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को माना E2, और E1 और E2 की वैल्यू हमने यहां से निकाला हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास है। मुझे बताइएगा कि जब प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, और माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। तो प्लस क्यू के कारण इस सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह किधर होगा? बाहर की तरफ होगा, क्योंकि प्लस है तो ये होगा आपका बाहर की तरफ। ये क्या हो जाएगा आपका? दैट इज E1। और जब इस माइनस क्यू के कारण इस सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ, दैट इज ए हो जाएगा आपका E2। E2 इसलिए अंदर की तरफ होगा क्योंकि ये माइनस चार्ज है। आपकी हमारी बात पहले ही हो चुकी है कि चार्ज प्लस है तो आउटर डायरेक्शन, चार्ज माइनस है तो इनर डायरेक्शन। तो कुल मिला जुला करके यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा? E1 जा रहा है ऐसे, ये हो गया आपका E1, और E2 जा रहा है ऐसे, तो मतलब ये हो गया आपका एक तरह से क्या हो गया? E2, और यह पॉइंट क्या हो गया आपका? C। इसी E1 और E2 के बीच अगर हम लोग क्या निकालेंगे? इसका ये निकाल देंगे, दैट इज E, और यह E क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। यह E क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो हम क्या निकाल देंगे इस पॉइंट पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। ये बात आपको क्लियर हो गया? अब थोड़ा फिर से फिगर पे चलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वह कितना है? थीटा है। तो जाहिर सी बात है ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको, ये आप जानते हैं कि अगर दो पैरेलल, जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है ऐसे करके, और ये एंगल जितना होगा ऑब्वियसली क्या होगा? ये एंगल भी उतना ही होगा। ये कैसे होगा ये आपको जानकारी है। आपका 6-12 के विद्यार्थी है, मैथ पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, बायो वालों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास 9-10 में डिस्कस ये सब चीजें होती हैं। अब अगर यह थीटा हो गया तो इसका मतलब E1 इस वाले लाइन के साथ, मतलब जो E1 है वह इस वाले लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये भी एंगल थीटा हो गया। तो जाहिर सी बात, जब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ए वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मतलब ए वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और अगर ये लाइन ऐसे है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्यों होते हैं ये भी आपको जानकारी है। तो इस E1 क्या है? E1 इस वाले लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, और E2 भी इस वाले लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। तो जब ऐसा होता है तो आपको जानकारी है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, और एक मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया थीटा, और इसका नाम मान लीजिए अगर मैंने E दे दिया, तो यह इसका क्या हो जाता है? क्षैतिज घटक हो जाता है, दैट इज E cos थीटा। और एक हमको ऊर्ध्वाधर घटक मिल जाता है, सॉरी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको मिल गया E cos थीटा, और एक हमको क्या मिल जाता है? परपेंडिकुलर, एक क्या बोलते हैं, वर्टिकल हमको कंपोनेंट मिल जाता है, दैट इज E sin थीटा। तो यहां पर आप देखिए E1 का क्या हो जाएगा? E1 का ए वाला जो लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा, और E1 का एक परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल लाइन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? E1 sin थीटा। अब चूंकि यहां पर E2 है तो E2 भी इस वाली लाइन से क्या बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो E2 का एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा, और ए वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। और आप देख रहे हैं कि E1 sin थीटा ऊपर की तरफ, E2 sin थीटा नीचे की तरफ,
तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो बचेगा वो बचेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और E1 cos थीटा का डायरेक्शन भी इधर है और E2 cos थीटा का डायरेक्शन भी इधर है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये क्या है, E1 cos थीटा है, और ये वाला क्या है, E2 cos थीटा है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका यह मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या बोलते हैं इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वह क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे। तो हॉरिजॉन्टल जब कंपोनेंट होंगे तो हम लोग इसको आगे क्या करते हैं, अब प्रोसीड करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब हो गया कि दो वेक्टर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो हमको मिले हुए हैं वो किस में मिले हुए हैं, हमको एक ही डायरेक्शन में मिले हुए हैं। और सब जानते हैं कि अगर वेक्टर में अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो माइनस कर देते हैं, और अगर वेक्टर में डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, वेक्टर में अगर डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर कंफर्म है कि माइनस होगा। अगर एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए मतलब माइनस वाली बात आ गई, मतलब क्या हो गया, कैंसिल हो गए, क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और E1 cos थीटा, दिस इज द E1 cos थीटा, एंड E2 cos थीटा क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, एड अप हो गए, प्लस हो गए, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज नथिंग E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब एक काम करिए, E इक्वल टू E क्या है आपका, दैट इज अ रिजल्टेंट है, E क्या है आपका, रिजल्टेंट है, इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, आप यहां से निकाले हुए वैल्यू पुट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड प्लस, सॉरी ये आपने E1 किया, ये आपने क्या किया, E1 किया, और cos थीटा की जगह cos थीटा लिखिए, और प्लस E2 कितना है आपका, यहां देख लीजिए E2 है आपका, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर एंड प्लस L स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज अ रिजल्टेंट मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। एक बार फिगर पे हम लोग फिर से बात करेंगे, चिंता मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ाइए, E इक्वल टू कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और हाँ एक काम बताइए मुझे, एक बार बताइएगा, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, ये पूरा पार्ट हो गया, मान लीजिए x, ये वाला हो गया x कितना हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q अपॉन R स्क्वायर एंड प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा cos थीटा निकालते हैं। देखिए यहां से जब आप cos थीटा निकालेंगे तो आपको जानकारी कि cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब यह थीटा है तो बेस कितना हो जाएगा आपका L, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब cos थीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब आप लिखेंगे कि cos थीटा की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इट मींस दैट E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज अ Q अपॉन R स्क्वायर एंड प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, इंटू cos थीटा जगह क्या लिखेंगे, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। और याद रखिएगा इस अंडर रूट का जो मतलब होता है, इस अंडर रूट का जो क्या होता है मतलब होता है वो क्या होता है, पावर 1/2 होता है। इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2, मतलब अगर अंडर रूट 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। अच्छा अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो यहाँ देखिए E इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q इंटू L और अपान, ध्यान दीजिएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब तो कितना हो जाता है x पावर 5। क्या किया आपने, 2 और 3 को जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे आप R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को एक बार
और दोनों को जोड़ेंगे तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1/2, मतलब आ जाएगा 3/2। तो आप लिख देंगे 3/2। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं और थोड़ा नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करने के लिए थोड़ा फिगर को ही मिटा देते हैं, चिंता मत करिएगा, फिगर अभी हम फिर से बना के एक बार समझाएंगे। आपकी संतुष्टि जरूरी है। क्या जरूरी है? आपकी संतुष्टि जरूरी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। क्या था, Q/R² + L² और cos थीटा था। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा, E बराबर 2QL को एक साइड कर दीजिए और 1/4πε0 को एक साइड कर दीजिए, तो 1/4πε0 ऊपर में आ गया 2QL और अपान, यहां ध्यान से देखिएगा जब हम L² की बात करेंगे तो L² की पावर है कितना 3/2, तो इंटू हो जाएगा 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आ जाएगा L3। और आपको ये भी जानकारी है कि जो L है वो कहां से आया, डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस था 2L, तो हम मिड पॉइंट लिए तो ये वाला L हुआ, ये वाला L हुआ, तो 2L खुद ही एक स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो स्मॉल डिस्टेंस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल होगा, तो यहाँ पर तो क्यूब आ जा रहा है क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3 तो L की पावर 3, तो ये और छोटा हो जाएगा। जैसे 0.1 है तो इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 0.01, और छोटा हो गया। इसका फिर क्या कर दोगे, क्या बोलते हैं, या 0.1 का क्यूब कर दोगे तो फिर और छोटा हो जाएगा। तो जब वैल्यू छोटा हो जाएगी तो एक काम करेंगे कि L² वाले टर्म को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब नेगलेक्ट कर देंगे तो ये वाला टर्म हट गया, अब बचा यहाँ R। देखिए R² है और स्क्वायर के ऊपर 3/2 है, तो नीचे कितना आ जाएगा, देखिए R² लिखा मैंने और उसके ऊपर कितना है 3/2, तो 3/2 से देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो हमें मिला क्या, E = 1/4πε0 एंड 2QL अपान R की पावर 3, मतलब R³ हो गया। और आपको जैसा कि जानकारी है कि 2QL के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, P, तो यहां पर क्या हो जाएगा E = 1/4πε0 दैट इज P/R³। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल। ध्यान दीजिएगा जो P है आपका नथिंग दैट इज अ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, और आपको यह पता है कि E क्या निकाला आपने, रिजल्टेंट E कहां पर है आपका, इक्वाटोरियल पॉइंट पर, और किसके कारण, डाइपोल के कारण। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपका निकल करके आ गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया आपका। अब यहां पर हम एक बार हम बात कर लेंगे फिर से फिगर का, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, कुछ अगर लिखने में छूट जाए तो उसको पीछे आप थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करिए। इक्वाटोरियल पॉइंट पे जैसे कि अगर मैं बात करूं फिगर का, तो फिगर थोड़ा एक बार अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, मैं फिगर बना रहा हूं। देखिए क्या था, हम लोग डायपोल लिए थे, ये हो गया आपका -Q, ये आपका हो गया +Q। इनके बीच का जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक कितना था 2L था। ये अगर क्या उसका मिड पॉइंट है तो नाम दे दिया M, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा L, ये वाला कितना हो जाएगा L, और इसके मिड पॉइंट से जहां पर हमको निकालना है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका नाम आप C दे दीजिए, अपने मन में रखे रहिए। और क्या बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं R। तो अगर यह L है और यह R है तो पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा R² + L², और ये भी कितना हो जाएगा AL AR कितना हो जाएगा √R² + L²। इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन कौन जिम्मेदार होगा, +Q जिम्मेदार होगा और -Q जिम्मेदार होगा। तो +Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, मान लेते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। -Q है तो अंदर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा E2, अंदर की तरफ हो गया। और आपको जानकारी है कि E1 और E2 ठीक है के बीच का ये जो लाइन आपको दिख रहा है यही क्या है आपका E है। E मतलब हो गया रिजल्टेंट हो गया, मतलब परिणामी हो गया कि हाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितनी आ गई, क्योंकि दो लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए आप ऐसे समझिए ना, कोई टेबल है, टेबल को आपने एक बार ऐसे किया, फिर मैंने भी ऐसे किया, फिर और लोगों ने ऐसे किया, तो टोटल कितना हुआ इस पे हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं बात करेंगे। ठीक है, टोटल
टोटल कितना हुआ। जैसे मान लीजिए अगर अब दीवार पे मैंने एक घुसा मारा, आपने एक घुसा मारा, सभी लोगों ने एक घुसा मारा, तो टोटल को ही परिणामी कहा जाता है। परिणामी मतलब रिजल्टेंट कहा जाता है। क्या कहता है? रिजल्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ई माइनस क्यू है, रिलेटिव फील्ड अंदर की तरफ हो गया। अब ये एंगल क्या हो गया? थीटा। ये वाला एंगल क्या हो गया? थीटा। जब ये एंगल थीटा हो गया तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्योंकि भाई दो जैसे एक लाइन है ऐसे हो गई और एक ऐसे पैरेलल लाइन है, तो यह एंगल जितना होगा वही एंगल इतना भी होगा। और दूसरा केस क्या है? अगर दो लाइन है, अगर ये ऐसी लाइन है तो ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ये सब जानकारी आपको है। तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। इस इवन ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाया, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। एक हो गया आपका वर्टिकल और एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? इवन साइन थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? इवन कॉस थीटा। और यहाँ पर E2 जो है आपका, ये भी थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो उसका भी एक वर्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? E2 कॉस थीटा। तो E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा डायरेक्शन क्या है? सेम है। लेकिन E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा डायरेक्शन डिफरेंट है। एक ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कौन सा रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन कौन? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। और दोनों को डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो जो हमको रिजल्टेंट मिल रहा है, और रिजल्टेंट E कितना मिल रहा है? E इक्वल टू E1 cos थीटा एंड प्लस E2 cos थीटा। E1 की वैल्यू पुट करिए, E2 की वैल्यू पुट करिए, cos थीटा यहां से निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? L, और हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, ई आ जाएगा क्या? इक्वाटोरियल पॉइंट का। चलिए, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला ड्यू टू डायपोल निकाला, और दो कंडीशन हम लोगों ने, हमारे पास था, एक था एक्सियल पॉइंट का और एक था इक्वाटोरियल पॉइंट का। अब इनके बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? रिलेशन। समझिएगा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है एक्सियल पॉइंट पे, तो हमें मिला कितना था? 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था इक्वाटोरियल पॉइंट पे, तो कितना मिला? 1/4πε0, दैट इज p अपॉन आर। अब यहां से एक चीज समझ में आ रहा है, एक रिलेशन इन दोनों के बीच में मिलेगा। क्या मिलेगा? ये बताइए, इस 2p अपॉन आर क्यू को, जो दिख रहा है आपको यहां पर, ये 2 को अगर मैं मिटा दूं ऐसे करके, और अगर ऐसे करके थोड़ा सा अगर मैं बाहर में अगर 2 लगा दूं, तो कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं। और आप एक चीज और देख रहे होंगे कि 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू। तो 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वाटोरियल पॉइंट। तो मैं काम करता हूं, इसकी जगह पे लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वाटोरियल पॉइंट। तो देखिएगा, ये क्या है आपका? ई एक्सियल पॉइंट। तो आप लिख दीजिए पहले ई एक्सियल पॉइंट एंड इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू। दिस, इसकी जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं? ई इक्वाटोरियल पॉइंट। तो लिख देंगे ई इक्वाटोरियल पॉइंट, और इंटू कितना है? 2। इंटू कितना हो गया? 2। तो ये आपको क्या मिल गया? एक रिलेशन मिल गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई इक्वाटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू, इस दो को नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा? ई एक्सियल अपॉन 2, ई एक्सियल पॉइंट अपॉन 2। ये आपका रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन को याद रखिएगा। अब इसका उपयोग कहां है, इसके लिए क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल फॉर योर नॉलेज, जानकारी के लिए आपके लिए उपलब्ध है।
ठीक है, आज एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। जो हम लोगों ने रिलेशन अभी पाया है, उस रिलेशन पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। रिलेशन क्या है? ई इक्वाटोरियल पॉइंट ई एक्सियल अपॉन 2। रिलेशन क्या है? ई इक्वाटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू ई एक्सियल अपॉन 2। इस पे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए, मैं ऐसे समझता हूं, ऐसा समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 न्यूटन पर कूलम। ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल at an axial point, that is a electric field intensity is equal to 5 Newton per Coulomb. Then find the electric field intensity at an equatorial पॉइंट। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा कि जानकारी है कि इक्वाटोरियल ई एक्सियल का आधा होता है, तो ई एक्सियल दिया हुआ है कितना? 5। तो ई इक्वाटोरियल निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप चुप मार के क्या कहेंगे? ई इक्वाटोरियल इक्वल टू ई एक्सियल अपॉन 2। ई एक्सियल की वैल्यू 5 अपॉन 2 कैंसिल 2.5 न्यूटन पर कूलम, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, आज हम लोग अच्छे से बात कर लिए इक्वाटोरियल पॉइंट पे, और कुछ समय का अभाव है आज, तो आज वीडियो को यहीं पर वो करते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पार्ट वाइज चल रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो पार्ट वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। अभी बहुत सारी बातें डिस्कस होंगी, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस होंगी। रटने के लिए कभी मैं प्रीफर नहीं करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।